टाटा का नाम ही ट्रस्ट का दूसरा नाम है। और जब टाटा कोई आईपीओ लेके आता है और आईपीओ वो भी 15,512 करोड़ का, तो फोमो होना लाजमी है। लेकिन टाटा कैपिटल जिसका आईपीओ आ रहा है वो केवल फोमो है या वाकई उसमें कुछ है? तो आइए करते हैं डीप डाइव और उसका करते हैं कंप्लीट एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 2025 का बिगेस्ट आईपीओ है, 15,512 करोड़ का। तो अब इसको अप्लाई करना है, वेट करना है या कुछ नहीं करना है, आइए समझते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? टाटा ग्रुप और साथ में एक बहुत बड़ी एनबीएफसी कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है। अब ये फोमो है, ये वेल्थ क्रिएट करके देगा या डिसअपॉइंट करेगा, ये देखने की बात रहेगी। आईपीओ के हम डिटेल्स देख लेते हैं। स्नैपशॉट इश्यू साइज है, जैसा कि मैंने कहा, 15,512 करोड़ का। फ्रेश इशू है 8,666 करोड़, यानी कि जब भी आईपीओ आता है फ्रेश इशू होता है या साथ में ओएफएस भी होता है या कभी कभी केवल ओएफएस होता है। फ्रेश इशू, नए शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, ये कंपनी के ऑपरेशन में, एक्सपेंशन में काम में आएगा पैसा। बाकी जो ओएफएस है वो टाटा ट्रस्ट और आईएफसी वो अपना पैसा यहां से विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि रिडीम कर रहे हैं। प्राइस बैंड रहेगा 310 से 326 रुपए, लॉट साइज 46 शेयर, यानी कि लगभग आपको 15,000 रुपए एक लॉट के लिए खर्च करने होंगे। इश्यू ओपन हो चुका है 6 अक्टूबर को और क्लोज होगा 8 अक्टूबर को और लिस्टिंग होने वाली है 13 अक्टूबर के दिन। ये थी आईपीओ स्नैपशॉट। अब हम बात करते हैं कंपनी की। कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या ओवरव्यू है। ये कंपनी है एनबीएफसी, इनकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और टाटा ग्रुप के अंडर में आती है। खास बात यह है कि इसके अंदर डाइवर्सिफाइड प्ले है। ये रिटेल को भी लोन देती है, ये होलसेल कॉर्पोरेट लोन भी देती है, ये एडवाइजरी सर्विसेज भी करती है। और खास बात क्या है, इसका है डिजिटल रीच। इनका ऐप है टाटा न्यू और उसके 40% इनका बिजनेस जो है उसका स्टार्टिंग उसके डिजिटली हो जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, टाटा कंपनी का पूरा ग्रुप जो है उसकी रीच इसको मिलती है। टाटा कंपनीज की जो भी फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इस कंपनी के थ्रू भी काफ़ी हद तक पूरी की जाती हैं। अब इसमें आगे हम बढ़ें तो रिसेंटली अभी मई 2025 में जो टाटा मोटर्स की फाइनेंस कंपनी थी, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, उसको मर्ज कर दिया गया टाटा कैपिटल के अंदर। और मर्ज करने के बाद जो दोनों का इंटीग्रेटेड लोन बुक है, यानी कि एयू में, वो हो गया 2,43,000 करोड़। 1516 ब्रांच अक्रॉस इंडिया हैं, लगभग 27 स्टेट्स में ऑपरेट करती है और 9,000 के आसपास इसके एम्प्लॉयज़ हैं। और पिछले साल से एयूएम 28% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। और जो इसकी रेटिंग है वो है AAA स्टेबल। इस वजह से, क्योंकि टाटा का ट्रस्ट साथ में जुड़ा हुआ है, टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसको जब फाइनेंस क्रिएट कर लेना होता है, लोन लेने होते हैं आगे फर्दर डिप्लॉयमेंट के लिए, तो उसके लिए इसको आसानी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स कि क्या कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है। यदि हम इसकी टोटल इनकम देखें तो FY 23 में थी 13,000 करोड़ और वो बढ़ करके हो गई 28,000 करोड़, यानी कि उसके अंदर एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। पैट भी बड़ा है अच्छा खासा। और एयूएम के अंदर तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है, क्योंकि लगभग 30,000 करोड़ इसके अंदर एयूएम जो टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड था उससे भी आया है। तो मर्जर के बाद, क्योंकि वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, लेकिन उसके बावजूद कंपनी टोटल जो टाटा कैपिटल है उसका मर्जर के बाद भी जो उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो बेटर दिख रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा प्रेशर है एफिशिएंसी के अंदर। यदि हम आरओई देखें तो आरओई तो लगभग 12 से 13 स्टेबल है। रिटर्न ऑन एसेट्स जो आरओए है वो जरूर कम हुआ है। और ग्रॉस एनपीए थोड़ा बढ़ गया है। और ये जो बाकी जो एनबीएफसीज हैं, खासतौर पे जो मार्केट की लीडर है बजाज फाइनेंस, उससे ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी डिप हुई है। मार्जिन देखो, चूंकि अभी मर्जर हुआ है, सिनर्जीज आएंगी, तो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट ईयर में, पहले या दूसरे क्वार्टर में, तो हो सकता है तब मार्जिन थोड़े से बेटर हो पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेंथ एंड मोट। अब स्ट्रेंथ क्या है?
ट्रस्ट का दूसरा नाम टाटा। दूसरी चीज, टाटा का नेटवर्क, टाटा की ग्रुप कंपनीज, और सबसे अच्छी चीज है इनका डिजिटल रीच। टाटा ग्रुप 150 साल से ज़्यादा उसकी लेगेसी है, और टाटा ग्रुप की खासियत है कि 90% कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। डाइवर्सिफाइड है, रिटेल भी है, होलसेल भी है, और जैसा कि मैंने कहा एआई और टाटा नियो डिजिटली, ये लोग 40% डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं अपने क्लाइंट्स का। और टाटा ग्रुप, टाटा हाउसिंग, पावर, पूरा इकोसिस्टम टाटा का इनके साथ में है, तो उससे क्रॉस सेलिंग अच्छी कर पाते हैं। आइए बात करते हैं पीयर कंपैरिजन, यानी कि जो सबसे बड़ी एनबीएफसी है वो है बजाज फाइनेंस, लीडर है। उसका एयूएम है, असट अंडर मैनेजमेंट कह लो या लोन बुक कह लो, इस केस में 4,66,000 करोड़ रुपए का, और आरओई है अच्छा खासा 20%, और पी बाई बी रेशियो 6.4। चोलामंडलम 2 लाख करोड़ के आसपास एयूएम है, आरओई 11 है, पीबी रेशियो 5 है। एल&टी फाइनेंस कंपेरेटिव थोड़ी सी छोटी कंपनी, 1 लाख करोड़ के आसपास एयूएम, आरओई 11, और पी बाई बी रेशियो 2.58। अब यहाँ पे टाटा कैपिटल को देखें तो एयूएम अच्छा खासा है, लगभग 2,48,000 करोड़ का है। इट इज़ वेरी गुड थिंग। आरओई दोनों के बीच में है, मतलब बजाज फाइनेंस से तो कम है, लेकिन बाकी दूसरी जो कंपनीज हैं उनसे थोड़ा बेटर है, और पी बाई बी रेशियो भी दोनों के बीच में फिट होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मिड टीयर आरओई है, प्रीमियम वैल्यूएशन शायद ये ले रहे हैं बिकॉज ऑफ टाटा इकोसिस्टम। यदि टाटा नहीं होता तो शायद कुछ और इसका वैल्यूएशन ये लोग मांग रहे होते। आइए आगे देखते हैं, अब इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं इस कंपनी के लिए। सबसे बड़ा है सेक्टर टेलविंड। टेलविंड मतलब सेक्टर इसके पूरे फेवर में है। एनबीएफसी सेक्टर जो है ऐसा कह रहे हैं कि 16% सीएजीआर से बढ़ेगा 2030 तक। अलग अलग सेक्टर, अब इसमें हाउसिंग सेक्टर 15 से 20% बढ़ेगा, बाकी कार लोन या कंज्यूमर लोन वो अलग अलग सेक्टर से बढ़ेंगे। लेकिन एक खास चीज़ हो रही है, जब भी एनबीएफसीज आई हैं और डिजिटली चीज़ें हो गई हैं तो लोन लेना बड़ा आसान हो गया है। जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल यूपीआई है, आप किसी भी ऐप से लोन ले लीजिए, बहुत ही आसान हो जाता है। और साथ में एसएमई के अंदर गवर्नमेंट का फोकस है, तो एसएमई लैंडिंग कर रही है, एसएमई लैंडिंग पे फोकस है गवर्नमेंट का, और इस वजह से जो एनबीएफसीज कंपनीज हैं सभी, उनको इसका फ़ायदा मिलता दिख रहा है। और चूंकि अब पोस्ट मर्जर है और थोड़ी सी सिनर्जीज आ जाएंगी, तो जो प्रॉफिट है वो 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब चूंकि हमने कहा बेनिफिट की बात करी, तो रिस्क भी तो होगा, क्योंकि दोनों पहलू होते हैं सिक्के के। हाँ, वो शोले वाला सिक्का अलग था, जिसमें अमिताभ बच्चन के पास जो सिक्का था उसमें दोनों पहलू एक ही हुआ करते थे, और वो हमेशा जीत जाया करता था। लेकिन उस टॉस जीतने के चक्कर में वो मूवी के अंदर क्लाइमेक्स में जिंदगी की जंग हार जाता है। पर वो ये मूवी नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम रियल टाइम फाइनेंस की। अब रिस्क समझने की कोशिश करते हैं, क्या है लिवरेज, क्योंकि ये सारा काम लिवरेज का चलता है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं वो इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट से बिल्कुल लिंक रहते हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगी, बढ़ेंगी, उसका असर इसके ऊपर पड़ता है। अभी जैसे कम होती हैं तो ये एनबीएफसी कंपनीज के लिए नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, मैक्सिमम एक्सपोजर इसका फ्लोटिंग रेट पर है, यानी कि 64% ऑफ लोन बुक जो है उसकी फ्लोटिंग पे है। तो जो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इसके जो मार्जिन है उस पर इंपैक्ट आता है। और मर्जर इंटीग्रेशन हुआ है, अभी हो रहा है। वैसे भी जब भी देख लीजिएगा, जब भी कभी दो बड़ी कंपनीज मर्ज होती हैं, कंपैरेटिवली छोटी है, लेकिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जब मर्ज हुए थे तो देख लीजिए 2-3 साल तक स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है, कुछ नेगेटिविटी आती है, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी होता है, लॉन्गर रन में ही हमेशा अच्छा ही होता है। तो मर्जर इंटीग्रेशन के बाद, सिनर्जीज के बाद इसके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, तब तक शॉर्ट टर्म में ये रिस्क रह सकती है। और थोड़ा रिस्क देखें तो रिस्क, जब भी कोई फाइनेंशियल कंपनी होती है जो लोन देने वाली, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है एनपीए की, ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए टाटा कैपिटल का है 1.8, जबकि बजाज फाइनेंस का है 0.8। बहुत फर्क है। और आरबीआई की जो कभी भी पॉलिसीज आती हैं वो लिक्विडिटी को टाइट करते हैं, कैपिटल नॉर्म्स चेंज करते हैं, उससे उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ती है, उससे मार्जिन पे फर्क आता है। और दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम बैंक, क्योंकि वैसे लोग बैंक पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन बैंक
के कंपैरिजन में एनबीएफसी आपको आसानी से लोन दे देती है, हालांकि पैसा ज़्यादा चार्ज करती है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की, कि अब पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप हो जाएगा 1.3 लाख करोड़, बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। और पी मल्टीपल देखेंगे तो 33 से 37, अच्छा खासा मल्टीपल है। और बाकी हम देखें पी बाई बी रेशो 4, हाँ ग्रॉस मतलब ग्रे मार्केट जो प्रीमियम चल रहा है वो कम चल रहा है इस समय, और लगभग अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 7 तारीख को, तो ये अभी तक पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन हम एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हालांकि एम्प्लॉय कोटा लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन बाकी जो रिटेल कोटा है और एचएनआईज वाला क्यूआईबी वो अभी कम हुआ है, वो फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो कंपनी ठीक ठीक वैल्यूड है। हाँ, एक खास बात है इसमें, कंपनी की प्राइस जो अनलिस्टेड मार्केट में चल रही है उससे 56% कम है। यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी के शेयर कभी 1100 पे चल रहे थे, और जो अभी चल रहे हैं 726 725 के आसपास, और ये ऑफर कर रहे हैं 326 में, तो बहुत कम प्राइस पे कर रहे हैं। उस हिसाब से प्राइस ठीक लगता है। आगे देखते हैं, लेकिन क्या करना क्या है हम आगे डिसाइड करेंगे। अब है वर्डिक्ट कार्ड, भाई अल्टीमेटली करना क्या है। देखिए, प्रीमियम ऐसा लग रहा है वैल्यूएशन उन्होंने थोड़ा सा ऊपर रखा है, जो यदि हम कंपेयर करेंगे बजाज फाइनेंस से या दूसरी एनबीएफसी से, तो बीच सी में है ऐसा मैं कह सकता हूं, या थोड़ा सा ऊपर ओवर प्राइस हो सकता है। शायद वो टाटा का ट्रस्ट के नाम पर इन्होंने उसका प्राइस वैल्यूएशन वो उतना रखा है। अब यदि आप रिटेल कस्टमर हो तो आप शॉर्ट टर्म में तो कुछ मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, तो आप अप्लाई करते भी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करिएगा। एचएनआईज हो तो भाई आप तो बड़े लोग हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो अलोकेशन कर सकते हो, लेकिन मुझे 5% से ज़्यादा नहीं करना है। ट्रेडर तो अवॉइड ही करो, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता लिस्टिंग गेन कोई खास मिलने वाला है। और बिगिनर हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आप नए हो। और पहला आईपीओ अभी याद होगा बहुत से लोगों को, रिलायंस पावर का आईपीओ 2008 में आया था, मैंने उसमें अपने हाथ जलाए हैं, बहुत से लोगों ने जलाए थे। तो ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और आपको इसमें नुकसान हो। तो यदि सब्सक्राइब करते भी हो तो केवल लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है, बाकी मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। तो यदि जो भी आप डिसीजन लेंगे तो आप सोच समझ के लेंगे, और अपने किसी एडवाइजर से बात करके लीजिएगा, क्योंकि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। चलिए एक मार्केट कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि इस समय जो आईपीओ मार्केट है बहुत धमाके से चल रहा है। हालांकि जो सेकेंडरी मार्केट है वहां थोड़ी अभी सुस्ती है, लेकिन आईपीओ मार्केट बराबर टक्कर दे रहा है। 2025 के अंदर 86 आईपीओ आ चुके हैं, और जो आईपीओ में पैसा उठाया गया है वो उन्होंने उठाया लगभग 1.7 लाख करोड़, अच्छा खासा अमाउंट है, और पिछले साल से लगभग डबल है। जबकि एफआईआई बाहर भाग रहे हैं हमारे मार्केट से, लेकिन डीआईआई भर भर के पैसा डाल रहे हैं। जो आप करते हैं ना एसआईपी एसआईपी, हम भी कहते हैं एसआईपी 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 सही है, तो वो सारा पैसा मार्केट में जा रहा है। उसने मार्केट को एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, एक रोक के रखा हुआ है। तो लास्ट समरी देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड इकोसिस्टम एडवांटेज है टाटा की, इसको हाई लिवरेज एंड इंटीग्रेशन रिस्क है, क्योंकि अभी कंपनी मर्ज हुई है और लिवरेजिंग तो हाई रहती ही है। वैल्यूएशन थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे है, लेकिन जो कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उससे थोड़ा वो जस्टिफाइड हो सकता है। हाँ, और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो लॉन्ग टर्म प्ले ही ये रहने वाला है। बाकी टाटा के आईपीओ का मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बिफोर लास्ट ईयर लिया था टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ, किस्मत से मिल भी गया और लिस्टिंग हुई थी डबल, अच्छा खासा उस समय पैसा बना था, लेकिन अब प्राइस हो गई है आधी। तो आईपीओ के अंदर आप बहुत सीरियस इन्वेस्टर हो तो वैल्यूएशन, रियल वैल्यूएशन उसके आईपीओ के 5-6 महीने बाद ही आते हैं। अच्छा, एक खास बात और, यहाँ पे आईपीओ लाने के बाद भी कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग रहेगी 85%। तो सेबी की कंप्लायंस के अकॉर्डिंग उनको 75% तक लाना ही पड़ेगा, यानी कि 10% स्टेक और उनको बाद में बेचना पड़ेगा। कब तक बेचते हैं वो देखना होगा, लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रेशर प्राइस में बाद में आ सकता है। तो आप यदि संतुष्ट जीव हो तो हो सकता है वेट करो, साल 6 महीने के अंदर एक रियल प्राइस वैल्यूएशन निकल के आता है तो आप ले सकते हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छी कंपनी होती है तो फिर वो नीचे नहीं आती, ऊपर ही चलती चली जाती है। आप केम्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं।
तो ये था मेरी तरफ से टाटा कैपिटल के आईपीओ का एक एनालिसिस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल मीडियाज पर इस नाम से, वेल्थ विद दीपक के नाम से। और आप चाहें तो आप यदि लर्निंग को और सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके थोड़ा सा एफर्ट लेकर के मेंबरशिप भी ले सकते हैं, बहुत सस्ती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।